नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है कंज्यूमर अड्डा का एक और ताजा तरीन एपिसोड, जहां पर आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की और रियल एस्टेट का रियलिटी चेक हम लेने जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि पिछले 2 साल से आपने देखा कि रियल एस्टेट बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा था। कोरोना जो कि बहुत सारी चीजों के लिए खराब रहा, बहुत सारी इंडस्ट्रियों के लिए खराब रहा, लेकिन रियल एस्टेट के लिए वरदान बन के आया। घरों की बिक्री अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लोगों ने घर खरीदने की शुरुआत की। उसमें कुछ कारक भी थे, जैसे कि होम लोन के रेट हिस्टोरिकल लो पे चले गए थे, बिल्डर्स ने भी रियलिस्टिक दाम देना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा हमने देखा कि जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं उन्होंने स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इस तरह की चीजों में छूट देना शुरू कर दी थी। तो सारे फैक्टर्स कुछ इस तरीके से मिले और साथ में लोगों को यह भी लगा कि पैंडेमिक के दौरान ये विचार मन में आया कि अपना घर हो तो जीवन ज्यादा सुरक्षित है। बहुत सारे ऐसे मिलेनियल्स जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि शायद वो जीवन में घर नहीं खरीदेंगे, दूसरी जगह अनुभव इकट्ठा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सारा पैसा वहां खर्च करेंगे, वैसे लोगों की भी सोच बदली और ये सबका एक इंपैक्ट ये आया कि हमने देखा कि घरों की बिक्री में एक तेज इजाफा हुआ। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज में क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस से रिवर्स हो गया। धीरे धीरे अब होम लोन महंगा होने की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा महंगाई की एक मार पड़ी, जिसके चलते इनपुट कॉस्ट बढ़ी, जिसके चलते घरों के दाम बढ़ने की शुरुआत हो गई। उसके अलावा अब आप पैंडेमिक से बाहर आ गए हैं तो साथ में ये भी हो रहा है बहुत सारे हाउस होल्ड के कि भाई दूसरे खर्चे शुरू हो गए। पहले वर्क फ्रॉम होम था, कहीं आना जाना नहीं, कोई खर्चा नहीं, लेकिन अब सब आउटिंग हो रही है, बाहर खाना हो रहा है, दूसरे खर्चे हो रहे हैं। तो जो एक पैसा एक्स्ट्रा बच रहा था वो भी गया। महंगाई का भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट। तो क्या ये सारी चीजें अब लोगों को घर खरीदने से थोड़ा पीछे खींचेंगे? कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं जिनका शायद हमें आइडिया लगेगा कि नंबर में क्या वो इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया है। बहरहाल तो आज इसी अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल हो रहे हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी साहब ज्वाइन करेंगे, लाइसिस फुरास के एमडी पंकज कपूर साहब शो में हैं और नाइट फ्रैंक इंडिया के ईडी गुलाम जिया साहब भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने कुछ नंबर्स का जिक्र किया, ये फटाफट एक नजर हम डालते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे। तो बिक्री के कुछ आंकड़े आपके सामने। अच्छा, मुंबई को देख लेते हैं पहले। देश का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मार्केट है और इसी से पूरा देश एक तरह से इंस्पायर होकर चलता है। ये अलग अलग कुछ नंबर्स हैं। देखिए आप, लेटेस्ट जो जून का नंबर है, 9,525 से ज्यादा यूनिट्स यहां पर बिके हैं। अब ये जून का जो नंबर है ये पिछले 10 सालों का सबसे बेहतरीन जून है, सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। तो ईयर ऑन ईयर ये आंकड़ा अपने आप में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है और इससे इतनी कमाई भी हुई है क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस से आंकड़ा आया हुआ है, उतना ही उनको स्टाम्प ड्यूटी से कमाई होती हुई राज्य सरकार को दिखाई दी। लेकिन इसी नंबर में आपको दिखेगा कि मई के नंबर से ये नंबर नीचे है। मई में 9,839, लेकिन यहां पर जून में वो बिक्री कम होती हुई। अप्रैल में आप देखेंगे 11,000, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास यूनिट बिके थे। मार्च में जाइए तो 16,000 के ऊपर वो आंकड़ा है, उससे पहले के नंबर कम है। लेकिन अगर आप मार्च से देखें तो ये ट्रेंड डाउनवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, जून में रिकॉर्ड बनता है ईयर ऑन ईयर, लेकिन मार्च में नंबर मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें, महीने दर महीने, तो लोग थोड़े से तो बाहर हो रहे हैं। क्या कारण है वो देखने होंगे। तो ये तो हुई मुंबई की बात। अब आप देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया का क्या है। ये एनरॉक का एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि 7 बड़े शहरों की बात करता है। इसमें देखिए एनसीआर की बात कर रहा है तो वहां पर Q1 यानी कि मार्च तक, जनवरी से मार्च तक 18,000 यूनिट्स बिकी थी, उससे ज्यादा ऑलमोस्ट 19,000। लेकिन Q2 यानी कि अप्रैल मई जून, ये महीना जो खत्म हुआ, वहां पर 15,340, मतलब 19% का इसमें ड्रॉप आया। एमएमआर में 11%, बेंगलुरु में जो घर कम बिके हैं वो 14%, पुणे में कितना ड्रॉप हुआ? 11%। तो ये सारा ट्रेंड दिखा रहा है कि Q1 के मुकाबले Q2 में चीजें नीचे जा रही हैं। उसी तरह देखिए हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, सब जगह आपको लाल रंग दिखाई देगा। चेन्नई में 24% का ड्रॉप है, कोलकाता में 20% का ड्रॉप है। तो कुल मिलाकर अगर हम Q1 में देखें करीब करीब 1 लाख यूनिट बिक गई थी, लेकिन Q2 आते आते यानी पिछले 3 महीनों में ये बिक्री घर के करीब करीब 85,000 पर आ गई है। तो ये सारे आंकड़े क्या कहते हैं? और देखिए अब ये आंकड़ों के कलेक्शन पे भी डिपेंड करता है, किस तरह से कहां से आंकड़े आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। क्या सारे एक्सपर्ट इस पे एक साथ राजी होते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी एजेंसीज ये काम करती हैं। तो ये सारी चीजों को जरा हम ध्यान में रख के समझेंगे। गुलाम जी साहब, पहला मैं आपके पास आ रहा हूं, मुंबई के आंकड़े से हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस का आंकड़ा आप जारी करते हैं
और वहां तो वो बिल्कुल जो सरकारी रजिस्टर पे रजिस्टर हो गया वही आंकड़ा, उसमें हम कोई ये नहीं देख सकते कि ये गलत होगा या सही होगा। जो सही है वही हमारे पास आया है। जून में रिकॉर्ड बना है, नो डाउट, ईयर ऑन ईयर, लेकिन अगर हम पिछले 3-4 महीने में देखें तो स्लाइटली सही, लेकिन वो बिक्री नीचे आ रही है। इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या निकालते हैं? पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो नंबर देख रहे हैं, ये जून का जो 30 जून का नंबर हमने कल लंच टाइम तक का बताया था जी। दिन मुकम्मल होते होते वो थोड़ा चंद एक नंबर मई के नंबर से ऊपर गया है। अच्छा, तो मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि ये मई के नंबर से जून का नंबर घटा है, इस पे मैं अभी इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, महीने के आप जो छोटे मोटे ऊपर नीचे नंबर हो रहे हैं उस पे इतना ज्यादा गौर ना करें। ये देखें कि पिछले जो महीने 1.5 महीने में तकरीबन 1% जो होम लोन दर बढ़ा है, उसके बावजूद भी इतने लोगों ने मकान खरीदा, तकरीबन उतने ही जितनों ने उसके बढ़ने से पहले खरीदा था। तो सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये नंबर, जैसा आपने बताया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के नंबर्स हैं और ये लाइव घटते बढ़ते रहते हैं और उसका सारे का सारा नजारा हमारी आंखों के सामने चलता रहता है। और जो इसके बरखिलाफ आप जो दूसरे शहरों की बात कर रहे हैं, कई सारी शहरों में ये रजिस्ट्रेशन का डेटा ना होते हुए साइट से कलेक्ट किया हुआ डेटा जी। है। तो गुलाम साहब जी, बिल्कुल मैं आपको सॉरी रोक रहा हूं, तो उस पर हम आते हैं, लेकिन आपने मुंबई की स्थिति क्लियर की कि यहां पे क्या हुआ और ये रजिस्ट्रेशन का डेटा था। कमेंट में निरंजन जी का लेता हूं। निरंजन जी, अगर विश टू विश पिछले साल के मुकाबले की बात करें, कोरोना काल में जैसा मैंने कहा कि घरों की बिक्री अच्छी थी, लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत ल्यूक्रेटिव था आज के मुकाबले। घरों के दामों में भी वो वृद्धि नहीं हुई थी जो अब धीरे धीरे होती हुई हम देख रहे हैं, क्योंकि तब उतना इंपैक्ट आया नहीं था महंगाई का। तो जो गुलाम साहब बात कह रहे हैं कि तब से, मतलब जब बहुत कंडीशन आपके फेवर में थी और आज जब वो उतनी फेवर में नहीं रहेगी, तब भी उतना नंबर आ जाना हमें ये देखना होगा रादर देन कि वो स्लाइटली 300 या 200 यूनिट कम हो गया, ज्यादा हो गया। आपका क्या राय है? विपिन जी, जो गुलाम जी बता रहे हैं वो बहुत सही बात है। ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो अभी भी लोग घर खरीदने के लिए तैयार हैं। हमारे पास जो ऑनगोइंग स्कीम्स में जो लोग लाइन कतार कर रहे हैं वो अभी भी काफी आ रहे हैं। वो 1% पे इतना फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि लोग समझते हैं कि आज के तारीख में ईएम जो ब्याज के पैसे लेते हैं वो लॉन्ग टर्म फ्लोटिंग रेट पर लेते हैं। तो आज की तारीख में ये 1% ऊपर है, तो 6-12 महीना जैसे यूक्रेन रशिया वॉर पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे और ईएमआई भी कम हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी बात सही है कि काफी लोगों जो मार्जिन पर खड़े हैं उनको जरूर ये इफेक्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो लोग आज मार्जिन पर हैं वो सोच रहे हैं कि ये ईएमआई कल उससे भी ज्यादा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए कुछ डिसीजंस पोस्टपोन हो रहे हैं, कैंसिल नहीं हो रहे। लोग ये सोच रहे हैं ठीक है ये महीने में नहीं खरीदेंगे, 1-2 महीने हम वेट करके खरीदेंगे, माहौल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में सब स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव दिखा रहे हैं। लोगों को भय है कि कुछ इसमें नेगेटिव इकोनॉमी चले जाए तो क्या होगा हमारे वर्क के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से कोई तो ये एक हेजिटेंसी हो रही है। लेकिन जो ओवरऑल हम देख रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है और नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं लग रहा है विपिन जी के मार्केट में कुछ ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। 2-5-10% फर्क पड़ सकता है, वो बात सही है और हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मोमेंटम चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, मैं पंकज जी की राय यहां पे लेता हूं। पंकज जी, एक तो ये डेटा हो गया और अभी हमने एक 7 शहरों का, क्योंकि आप भी उन शहरों में सर्वे करते हैं, आपका भी एक डेटा कई सालों से लगातार इस पर आ रहा है। अब ठीक है, ये डेटा कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये आपका मैन टू मैन सर्वे होता है। आपके हिसाब से इन 7-8 बड़े शहरों का क्या ट्रेंड है? क्या वहां पर इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है, या वो इतना बड़ा अगर आ भी रहा है तो इतना बड़ा नहीं कि आप उससे कोई बड़ा डिसीजन निकाले कि आगे ये डाउनवर्ड्स ही जाने वाले हैं या अपवर्ड्स जाएंगे? देखिए, अभी इस क्वार्टर में हमारा डेटा काफी कंट्रेरी आउटलुक दे रहा है। एनरॉक के डेटा से हमारे हिसाब से 2 से 3% हर मार्केट के अंदर ग्रोथ हुई है। तो जो गुलाम की बात कर रहे हैं और निरंजन सर जो बात कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है, ग्राहक हैं और सेल्स हो रही है।
मेरे हिसाब से ये नंबर निगेटिव एनरॉक का इसके लिए दिख रहा है कि शायद उनका Q1 ओवर स्टेटेड था, इसके लिए उसमें निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि जो सेल्स के नंबर हैं ये Q1 में काफी ज्यादा दिख रहे थे। अगर आप परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो हमारे नंबर में जून क्वार्टर में मार्च क्वार्टर की अपेक्षा 2 से 3% की ग्रोथ दिखी है। एमएमआर में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और एमएमआर में सबसे ज्यादा ग्रोथ दोनों तरफ दिख रही है। सेल्स में भी करीब हम 21,000 यूनिट की सेल्स बेच रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 18,000 थी, और उसके साथ साथ हमारी न्यू लॉन्चेस भी बहुत सारे आए हैं। तो न्यू लॉन्चेस की वजह से थोड़ी इंड्यूस सेल्स के भी नंबर आपको दिखाई देते हैं। तो जैसा रजिस्ट्रेशन के अंदर भी दिखाई दिया है कि इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं है, मोर और लेस नंबर मेंटेन किए, और ऐसे ही रिफ्लेक्शन हमें अपने डेटा के अंदर दिख रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो निगेटिविटी है इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के और प्राइसेस बढ़ गए, वो शायद ओवर स्टेटेड है। मार्केट अभी तक मार्केट में मोमेंटम है और ये ग्रोथ की टुवर्ड्स है। ठीक है, आगे चल के जरूर लगता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। जैसा निरंजन सर बोल रहे हैं कि जो फेंसिटर्स हैं जो मार्जिन के ऊपर खड़े हैं, वो शायद अपना डिसीजन कर रहे हैं, बट ओवरऑल सेल्स जो है आपको लग रहा है मोमेंटम ऊपर होगा। ठीक है, एक कमेंट गुलाम जी साहब आपका, क्योंकि आप उस समय, तो अब हम वहां पर आए जहां पर मैं ये 7-8 शहरों का, शायद आप भी ये डेटा एक दूसरे तरीके से कलेक्ट करते हैं, आपकी इस पे क्या रिएक्शन होगी? अब अनुज जी भी दिख रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूं, डेटा ये उन्हीं का था। ये कहना है कि ये जो पहली चीज तो ये है कि मोस्टली जो डेटा हम देख रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के डेटा से थोड़ा अलग इस कारण भी होता है कि जो दूसरा डेटा जो शायद अनुज जी भी बताएंगे कि ये प्राइमरी सेल्स का डेटा है कि यहाँ पर डेवलपर ने फला मकान बेचे। उसके बरखिलाफ हम जो मुंबई के नंबर देख रहे हैं ये रजिस्ट्रेशन डेटा है जिसमें प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी सेल्स भी इंक्लूडेड हैं। राइट, तो इन दोनों नंबरों में बहुत बड़ा अंतर है और वो बिल्कुल आपके सामने भी दिखाई दे रहा है। राइट, हाँ बिल्कुल, वो डिफरेंस तो दिखाई दे ही रहा है, और करीब 2/3 के आसपास का ये अंतर है जहां पर वो आंकड़ों में अंतर है। अनुज जी आ गए, तो अनुज जी बस यही देख रहे थे, हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ रिकॉर्ड सेल हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन दूसरी तरफ मंथ ऑन मंथ वो डिक्लाइन हो रहा है। आपका भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये बता रहा है कि करीब 15% तक टॉप 7 to 8 सिटीज में वो डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि पंकज सर थोड़ा उससे डिफर जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या आपको लगता है कि ये जो जितने रीजंस है, चाहे वो थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, चाहे थोड़े घर के दाम बढ़ गए, उनका असर ये दिख रहा है जो आगे के क्वार्टर्स में और रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा? आप कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं अपने इस डेटा को? विपिन जी, मैं तो अभी बहुत एंथुसियास्टिक हूँ। मैं बताता हूँ क्यों एंथुसियास्टिक हूँ। वो नंबर बिल्कुल ठीक है कि नीचे गया है जनवरी मार्च क्वार्टर वर्सेस अगर आप अप्रैल में जून क्वार्टर देखेंगे तो जरूर नीचे गया है कंपैरिजन के अंदर। बट अगर आप अप्रैल टू जून क्वार्टर कंपेयर करेंगे 2022, तो ये 2015 से पहला क्वार्टर है जो इतना स्ट्रॉन्ग गया है। हमेशा विपिन जी अप्रैल टू जून क्वार्टर जो होता है ये स्लो होता है, क्योंकि जैन फेब मार्च के अंदर बहुत बाइंग होती है। एक तो ईयर एंड होता है, टैक्स ईयर एंड होता है, दूसरा मार्च के अंदर डेवलपर बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं बिकॉज उनको भी सेल्स बुक करनी होती है, तो यूजुअली बहुत हैवी क्वार्टर रहता है। तो हमेशा ही आप देखोगे कि Q1 क्वार्टर जो है जैन फेब मार्च इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इन कंपैरिजन टू अप्रैल मई जून। बट बहुत अच्छी बात, जो इंथुजियास्टिक बात है कि ये 2015 से, मतलब 7 साल में पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग क्वार्टर गया है। सो मैं बाकी सब पैनलिस्ट से सहमत हूं इस बात पे कि इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़े हैं, इन्फ्लेशन से जरूर सेविंग कम हुई है, और इन्फ्लेशन के होते होते प्राइसेस भी बढ़ी हैं। बट फिर भी जो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स है विपिन जी, वो आज भी बहुत सीमित रहा है और बहुत ही धैर्यत में रहा है होम बायर को खरीदने के लिए। तो हमने अभी तक डिमांड की कोई ऐसा नहीं देखा कि डिमांड टूटी हो। ठीक है, तो आप भी ऑप्टिमिस्टिक है कि यहां से डिमांड जो है वो ऊपर ही जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत रद्दोबदल चलता है। आपने बाइंग इंडेक्स की बात की, अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स की बात की। गुलाम जी साहब, मैं देखता हूं नाइट फ्रैंक की तरफ से वो इंडेक्स आता है, अभी वो अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स क्या कहता है? क्योंकि देखिए फैक्टर क्या है, थोड़ा बहुत ये जो महंगाई वाला मामला है ये थोड़ा दिमाग पे आता है आदमी के सेंटिमेंट पे। इंटरेस्ट रेट साइकिल जिस तरह से रिवर्स है, हो सकता है कि आधा 1% और यहां से ऊपर चला जाए, तो वो एक साइकिल पे इंपैक्ट डालता है।
देखिए, अफोर्डेबिलिटी आज भी बहुत ही ज्यादा आसान लग रही है, और उसके इस बावजूद भी कि आपके आरबीआई के होम लोन रेट इंटरेस्ट भी बढ़े हैं। अंदाजन ये 1%, हर 1% इंक्रीज जो होम लोन रेट पे होता है, उसका अफोर्डेबिलिटी पे कुछ 6 से 7% के आसपास असर पड़ता है। लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि कोविड से पहले का जो अरसा था, तकरीबन 4-5 साल का, जिसमें सारी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी, जॉब्स क्रिएट हो रही थी, टॉप के 4-5 शहरों में कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत बेहतरीन चल रहा था, मतलब बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई, लेकिन उस समय लोगों ने मकान खरीदना और कम कर दिया था। अब जबकि साइकिल टर्न हो रहा है, वो सारे लोग जो अंदाजन साल में 30-35 हजार लोग जो जिन्होंने मकान खरीदने का डिसीजन पोस्टपोन किया, उन्होंने किसी ना किसी तरह अपने वो पूंजी बरकरार रखी होगी, और आज वो इस परिस्थिति में है कि घर खरीद पाएंगे। और उस समय जब 3-4 साल पहले 9-10% का होम लोन था, उसके बरखिलाफ अगर आज 8% भी हो जाता है, तब भी उनके लिए काफी सारा अमाउंट, काफी सारी सेविंग और काफी सारी वेल्थ क्रिएशन मौजूद है। तो हमारा तो अंदाजा है कि अगले 2-3 साल तक, इन स्पाइट ऑफ होम लोन इंटरेस्ट गोइंग क्लोजर टू डबल डिजिट, हमारे अंदाजे के हिसाब से अगले 2-3 साल तक मकानों की बिक्री में कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता दिख रहा। जी, तो ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं गुलाम साहब। निरंजन जी क्या कहेंगे इसको, क्योंकि आप उस साइड पर हैं जहां पर आप डे टू डे पे कस्टमर को समझते हैं, जानते हैं कि उसको क्या चाहिए या क्या सोच रहा है। क्या ये मोमेंटम आगे 2-3 साल, जैसे गुलाम साहब कह रहे हैं, इवन डबल डिजिट को भी छू जाता है तो शायद उतना इंपैक्ट नहीं आएगा? विपिन जी, बात इतनी है कि लोग घबराए हुए हैं कि 1% बढ़ गया है तो भी घबरा गए। लेकिन एक जमाना था 25 साल पहले जब HDFC का होम लोन 16% पे जाते थे, फिर भी लोग घर खरीदते हैं। लेकिन जरूर क्या हुआ है कि आज की तारीख में यंगस्टर्स जो 25 साल 30 साल की उम्र में है, पहले जॉब्स में है, उनको भी होम लोन आज 20 साल की लोन मिल रही है और कम ब्याज पर मिल रहा है, इनकम टैक्स का रिलीफ मिल रहा है, और उनके EMI भरने पर भी उनका एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। उनको PF में से कोई पैसे चाहिए तो भी उनको मिलता है उनके कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो ओवरऑल आप देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है, जो अभी बात की अनूप जी और सब लोग जो बात कर रहे हैं, आज की तारीख में जो फर्क है 1 के 2% में कोई अंतर नहीं आने वाला है। पर डबल डिजिट हो जाए तो शायद कोई मार्जिन पर जो हो उनको तकलीफ जरूर हो सकती है। तो इफेक्ट नहीं होगा वो बोलना गलत है, लेकिन मार्केट पे इतना बड़ा असर होगा ये 1-2% बढ़ने के कारण, वो भी गलत है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो मेरे अंदाज से आज की तारीख में जैसे ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी चल रही है, सैलरीज बढ़ रहे हैं, और देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी IT सेक्टर में इतना बढ़ गया है, कमर्शियल आज की तारीख में इतना बढ़ गया है, डिमांड जो कमर्शियल का एकदम कम हो गया था कोविड के कारण, वो भी आज की तारीख में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, लोग जो वर्क फ्रॉम होम थे वो वापस आज ऑफिस में आ गए हैं। तो ओवरऑल इतनी की है तेजी वो काफी अच्छी है, और मेरे अंदाज से ये रशिया यूक्रेन की वॉर पूरी हो जाए तो ये तेजी में बढ़ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा और ब्याज भी कम हो जाएगा। तो आप लेकिन मैं तो पॉजिटिव देख रहे हैं यहाँ से, और अब बहुत पॉजिटिव जी, तो एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन यहाँ पर अब आगे 2 चीजें हैं। एक तो जो स्लाइटली इंक्रीजेस हो रहे हैं धीरे धीरे प्राइस, वो क्योंकि महंगाई से जुड़ा है, थोड़ा वॉर से जुड़ा है, इंटरनेशनल सिनेरियो से जुड़ा है, आगे उससे क्या सिनेरियो बनेगा, प्लस आगे आने वाला है फेस्टिव सीजन, और बहुत सारे लॉन्चेस हमने देखे पिछले 6 महीने में, यानी सप्लाई तो आई है। इन सब का घुमा फिरा के क्या असर पड़ने वाला है, और जो घर खरीदने के लिए बैठा है उसको कैसे सोचना है। एक छोटा सा ब्रेक, अपने एक्सपर्ट से ये बड़ा सवाल पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और आज हम ले रहे हैं रियल एस्टेट का रियलिटी चेक की तमाम जो चीजें थी रियल एस्टेट में, हम अक्सर नंबर्स से उन्हें देखते हैं। अब नंबर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं, तो क्या रियल एस्टेट में ट्रेंड बदल रहा है? ब्रेक से पहले काफी अच्छी बातचीत हुई, अब तुरंत कुछ महत्वपूर्ण सवाल और ले लेते हैं अपने मेहमानों से। पंकज जी, आप नए लॉन्चेस पिछले 6 महीने में काफी ज्यादा देखे हमने, यानी कि सप्लाई साइड वापस से धीरे धीरे बढ़िया हो रही है। आगे फेस्टिव सीजन भी है, ये जरूर है कि आप महंगाई का इंपैक्ट है और बाकी जो बातें हमने की, लेकिन सबको अगर मैं मिला के देखूं तो एक होम बायर के लिए कितनी उम्मीद बनती है? काफी उम्मीदें हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्राइस राइज की उम्मीदें जो है बिल्डर्स को रखनी चाहिए। हालांकि
थोड़े प्राइसेस बढ़े। हम लोगों ने अभी डेटा भी निकाल के देखा जिसमें केवल 9% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 10% से ऊपर का भाव बढ़ा है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 0 से 5% के लेवल का प्राइस बढ़ा है। और जितनी इन्वेंट्री है, अगर ये टॉप 8 सिटीज में हमारे डेटा के हिसाब से देख लीजिए तो अभी भी 8.5 लाख यूनिट की अनसोल्ड स्टॉक है। और हमारे पास 35 मंथ्स की मंथ्स इन्वेंट्री है, 40 मंथ्स की मंथ्स इन्वेंट्री है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा स्कोप है बिल्डर के लिए कि वो प्राइस बढ़ा दे। तो ये एक बायर्स मार्केट बना रहेगा। जो आपकी स्पेकुलेटिव इंक्रीजेस जो पहले पिछले दशक में हमने देखी 15% 20% इंक्रीज इन प्राइसेस हो जाते थे, वैसा हमें सिनेरियो होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं एफडीआई डेटा भी देख रहा था तो उसमें भी काफी रिटार्डेशन है कि अगर आप पिछले लास्ट 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर देख लीजिए तो हमने टोटल मिला करके इंक्लूडिंग द रीट्स एंड ऑल ओनली 3 बिलियन का पैसा आया। तो जो पहले मनी सप्लाई थी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जिसके बेसिस पे तेजी होती थी और बिल्डर के पास दूसरे एवेन्यूज होते थे जिससे प्राइस ऊपर चले जाते थे, होल्ड करते थे, बट अब एक बायर्स मार्केट में है, बिल्डर्स के पास एवेन्यूज ऑफ मनी लिमिटेड है, उनको कस्टमर एडवांसेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको देखते वो शायद प्राइसेस अफोर्डेबल और प्रोडक्टिव भी मेंटेन करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो गुलाम ने भी बोला कि ये बायर्स मार्केट बना रहेगा क्योंकि सप्लाई का मैग्नीट्यूड अभी भी ज्यादा है, बिल्डर्स को सेल्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां पे आप बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ना चालू हो जाए और वापस जी बिल्कुल। तो अनुज साहब, आप चूंकि बहुत सारे आप प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग भी देखते हैं, तो क्या इस समय बातचीत में आपको पता लग रहा है आर पीपल ईगर टू सेल? लोग तो खरीदना चाह रहे हैं लेकिन उनके लिए वो सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए, तो वो टिक उनको मिलेगा डेवलपर्स की तरफ से? इंटरेस्ट रेट अलग है, बैंकों की बात है, आरबीआई पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्लेक्सी पेमेंट्स, एक अफोर्डेबल प्राइस, किस तरह का ऑफर है, वो सब आता हुआ देखेंगे अभी हम फेस्टिव सीजन में? मैं 4 चीजें बोलता हूं विपिन जी इस सवाल के ऊपर। पहली चीज है कि हम देख रहे हैं मिलेनियल्स की बर्निंग डिजायर है, बर्निंग डिजायर टू बाय। एंड ये या तो ये सोशल सिक्योरिटी है, ये पैंडेमिक के बाद उनके दिमाग में घुस गया है, उनके पेरेंट्स या उनके स्पाउसेस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि घर अपना होना चाहिए। सो सबसे पहले वो बर्निंग डिजायर है। ये वर्ड मैंने लिया है दीपक पारेख जी की स्टेटमेंट से, बर्निंग डिजायर। सेकंड है विपिन जी, एक समझना पड़ेगा कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स जो है ना इस टाइम पे सबसे इजी है घर खरीदने का, वो मैं 1 मिनट में समझाता हूं। इनकम जो है ना ये पिछले 5-6 साल बढ़ती गई, 5-6% से हर साल बढ़ती गई, प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े। तो इस टाइम पे एक बहुत बढ़िया सिनेरियो हो गया जिसके अंदर अफोर्डेबिलिटी हो गई है। सो बर्निंग डिजायर है, अफोर्डेबिलिटी है। तीसरा, इसके अंदर जो ब्रांडेड डेवलपर हैं जैसे निरंजन भाई हैं, इनका जो शेयर है मार्केट के अंदर ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। एंड विपिन जी आप देखेंगे अपने लिस्टेड, आप तो बहुत ट्रैक करते हैं लिस्टेड डेवलपर्स की, इनकी सेल देखोगे आप डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई होएगी, बिकॉज जो कंज्यूमर है ना वो निरंजन भाई के पास ही जाना चाहता है खरीदने के लिए, चाहे नेक्स्ट डोर प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रही है तो उसको ट्रस्ट ही नहीं है। तो ब्रांडेड डेवलपर, ग्रेड ए डेवलपर, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, पर गुड क्वालिटी डेवलपर का माल बिक रहा है इस टाइम पे। एंड लास्टली एक चीज बोलूंगा कि इस बारी मैंने देखा विपिन जी बहुत डिफरेंट सिनेरियो, 25 साल से मैं इस बिजनेस में हूं, मैंने इस टाइम पे ग्रीड नहीं देखी डेवलपर्स में, प्राइस राइज की कोई ग्रीड नहीं देखी है। इस टाइम पे डेवलपर्स ने जरूर पास करी है थोड़ी प्राइस ऑन द सेल, पर वो उतनी ही पास करी है जितनी उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। और वो इनपुट कॉस्ट जो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते बिकॉज उनका मार्जिन इतना कम है इस टाइम पे कि वो इनपुट कॉस्ट उनको पास करनी पड़ी है, और वो इनको इनपुट कॉस्ट 5-6% के करीब है सेल्स के ऊपर, और उतना अफोर्डेबिलिटी वो बायर के अंदर है। तो ये साइकिल जो है बिल्कुल ठीक चल रही है कि इसमें ग्रीड आई नहीं डेवलपर्स में, बर्निंग डिजायर है आज की डेट पे होम ओनर्स के लिए, अफोर्डेबिलिटी सबसे हाई है इस मार्केट के अंदर, एंड जो इसका बेनिफिट मिल रहा है वो ब्रांडेड दामी डेवलपर्स को मिल रहा है। ठीक है, तो गुलाम साहब क्विकली, अब क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है और एक कमेंट में निरंजन जी से भी आखिरी में लूंगा कि जो इतनी सप्लाई आ गई है वो सब हम कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। देखिए पहली चीज तो ये है कि पिछले कुछ समय जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में था तो बहुत सारे उस प्रकार के डेवलपर्स जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते थे वो ऑलरेडी या तो मार्केट से बाहर जा चुके हैं
या जा रहे होंगे, जैसे हम आज कह रहे हैं। और उसके बरखिलाफ, जैसा कि अभी अनुज जी भी बता रहे थे, कि जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो आप जो ये इन्वेंट्री की भी हम जो बात कर रहे हैं, और इसको पंकज जी भी कंफर्म कर पाएंगे कि जो नई इन्वेंट्री आई है पिछले साल 1.5 साल में, ये वो डेवलपर्स हैं जो या तो लिस्टेड या ए ग्रेड डेवलपर्स हैं, या चंद एक जो नए डेवलपर्स भी आ रहे हैं जिन्होंने अपना नया सफर शुरू किया। ये एक नए एनवायरनमेंट, नए माहौल में आ रहे हैं जहां पे रेगुलेटर है, अच्छे लोग हैं। तो जहां तक मैं देख रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सामान अब तैयार हो रहा है, इसका कंप्लीशन पिछले जो तजुर्बे हमारे हुए हैं, हमारा माजी जो हमें बताता है कि पिछले 8 साल हमने देखा है। तो मतलब इस बार उतनी डरने की बात नहीं है, जो सप्लाई आई है वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि समय मेरा पूरा समाप्त हो गया, लेकिन निरंजन जी आपसे एक या दो लाइन में चाहूंगा कि स्टैम्प ड्यूटी की जो छूट और इस तरह के काफी सारी चीजें डेवलपर अभी तक ऑफर कर रहे थे, क्या वो आगे होती हुई भी दिखाई देंगी? हमारे पास महाराष्ट्र में नई सरकार आई है और मैं समझता हूं कि जरूर वो कुछ रिलीफ रियल एस्टेट को देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ करने के लिए ये बहुत महत्व की बात रही। और महाराष्ट्र सरकार और जो स्टेट्स है उनको इतना ज्यादा आप लोगों की तरफ से भी जो मिल रहा था वो भी मिलता रहेगा? बहुत सारे हम जो ऑफर्स देखते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी आपको नहीं देनी है, वो ऑफर्स तो है। विपिन जी, अभी जो अनुज जी बताया है वो बहुत सही बात है, क्योंकि जो भी अभी आज की तारीख में जो है, हमने तो उल्टा जो इंक्रीज इन कॉस्ट है वो पूरा भी पास ऑन नहीं किया, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्राइसेस है 5 to 7%, और जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है वो 10 to 12 to 14% हुआ है। तो मेरे अंदाज से ओनली पार्शियल कॉस्ट पास ऑन हुआ है और डिमांड कंटिन्यू रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अलोंग विथ रैशनल प्राइसेस कंसोलिडेशन जो हो रही है, उसका सेल बहुत ही अच्छा हो रहा है और लोग आज कतार में आ रहे हैं घर खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए, मतलब आप सभी लोगों को एक पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स हमारे पास है, वो नंबर्स भी आप ही लोग निकाल के लाते हैं, आपने कुछ से पिक्चर क्रिएट की है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं अंदर जाके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं, लोग घर बेचना भी चाह रहे हैं। और दूसरा यह है कि इंटरेस्ट रेट और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये कई साइकिल्स आते हैं 20 साल के उस पूरे टेन्योर में जो आमतौर पे लोग लेते हैं। लेकिन यह है कि आगे चलते हुए हो सकता है उसमें भी हम एक नरमी देखें। फिलहाल तो ये अपवर्ड साइकिल है, लेकिन अगर वो 1-2% यहां से बढ़ते भी है तो हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि उससे शायद जो लोगों का घर खरीदने का उनका पूरा प्लानिंग है, अफोर्डेबिलिटी की भी हमने बात की, उस पर उतना इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई देगा। बाकी आगे नंबर्स आएंगे जिन पर हम फिर से विवेचना करेंगे। आज आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।